नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश की महाडिबेट का और सवाल है और कितना इंतजार। जी हां, कैबिनेट के विस्तार को लेकर आखिरकार और कितना इंतजार, क्योंकि नई सरकार बन चुकी है। ताबड़तोड़ फैसले और एक्शन भी नजर आने लगा है। प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव ने भी शपथ ले ली है। वो तैयार हैं 18 तारीख को बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र में नए नवेले विधायकों को शपथ दिलाने के लिए। लेकिन इससे पहले सवाल यह है कि नई सरकार की नई टीम कौन सी होगी, कौन से चेहरे इसमें शामिल होंगे, यानी टीम मोहन में किस किस को जगह मिलेगी। 13 तारीख को डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री और उनके साथ 2 उप मुख्यमंत्रियों राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा ने शपथ ले ली है। लेकिन सवाल यह है कि बाकी की टीम कब तैयार होगी, उस टीम में कौन कौन होगा, क्योंकि काम ढेर सारा है। आगे लोकसभा का चुनाव है, तो वहीं साथ ही साथ मोदी की दी गई गारंटियों को पूरा करने का बड़ा टास्क भी है। ऐसे में टास्क फोर्स भी तो तैयार होनी चाहिए। वैसे भी इंतजार अब लंबा और लंबा होता चला जा रहा है, लेकिन नई टीम के इंतजार के साथ साथ सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कौन से हैं वो सवाल, आइए पहले इन सवालों पर डाल लेते हैं नजर। सवाल यह है कि क्या बीजेपी में कोई पेच फंसा है? क्यों अब तक नामों पर मंथन हो रहा है? क्या जातिगत समीकरण सुलझाने में उलझा रही है? क्षेत्रीय संतुलन कैसे साधेगी बीजेपी? बड़े नेताओं को कैसे एडजस्ट किया जाएगा? सीनियर लीडर्स को टीम में कितनी जगह? क्या जातिगत समीकरण सुलझाने में ही उलझन आ रही है? यह बड़ा सवाल है। क्षेत्रीय संतुलन बीजेपी कैसे साधेगी, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है और इसी का जवाब ढूंढा जा रहा है। बड़े नेताओं को कैसे एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि वरिष्ठ नेता बड़ी संख्या में है। सीनियर लीडर्स को टीम में कितनी जगह मिलेगी? क्या बीजेपी फिर से चौंकाने वाली है? और सवाल यह भी कि क्या मोहन कैबिनेट में नए और युवा चेहरों को तवज्जो मिलेगी? सवालों के बीच सियासत ने भी पकड़ ली है रफ्तार और हम बात करेंगे आज इन्हीं सवालों पर कि आखिरकार किस तरह से यहां पर सियासत हो रही है, वार पलटवार भी हो रहा है। पर्ची आएगी तो मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी को ये लोग बदनाम करते थे कि पर्चियों पर ट्रांसफर हो जाते हैं, अब तो पर्चियों पर मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं। कांग्रेस का काम आरोप प्रत्यारोप लगाने का है, जो अब उनकी ये झूठ की दुकान बंद हो चुकी है। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये विचारों की पार्टी है, ये कैडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ पे हर एक कार्यकर्ता की अहम भूमिका है, हर एक कार्यकर्ता की अपनी योग्यता के आधार पर दायित्व है। ये सामूहिकता से यहाँ निर्णय लेता है हमारा वरिष्ठ नेतृत्व, और जितने भी निर्णय लिए जाते हैं ये विचार विमर्श कर नीति रणनीति के तहत लिए जाएंगे। और हमारे साथ खास गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ दिनेश गुप्ता है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मिलन भार्गव हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और साथ ही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं रमाकांत पटेल। बहुत स्वागत है आप सभी का। भार्गव जी, सवाल पहला आपसे है। सर, स्पीकर के आगे से लाउड हट गया, सड़कों से नॉनवेज के ठेले हट गए, लेकिन हट नहीं रहा है। तो यही सवाल जो हमारी स्क्रीन पर भी और हम भी पूछ रहे हैं कि आखिर कैबिनेट विस्तार में और कितना इंतजार? आपके हर सवालों का जवाब धैर्यपूर्वक मिलता जा रहा है, समय से मिल रहा है। आप जिन सवालों की बात कर रही हैं, ये सवाल हर सरकार के गठन से पहले उठते हैं, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था के तहत मुख्यमंत्री भी चुना गया, मुख्यमंत्री के साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी चुने गए, उसके अगले दिन प्रोटेम स्पीकर भी आ गए। अब रही मंत्रिमंडल की बात, तो देखिए ये मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विशेषाधिकार है, क्योंकि सेनापति वो हैं, उनकी सेना में कौन कौन सा योद्धा, कौन कौन सा विभाग संचालित करेगा, ये वो तय करेंगे। तो मुझे लगता है बहुत जल्दीबाजी में इस तरह के निर्णय नहीं लिए जाते हैं। ये समय के साथ लिए जाते हैं, विमर्श के साथ लिए जाते हैं, चिंतन के साथ लिए जाते हैं, योजना के साथ लिए जाते हैं। बहुत जल्दी आपको एक सशक्त, मजबूत और एक पारदर्शिता के साथ एक अच्छा मजबूत मंत्रिमंडल आपको दिखाई देगा, जो मध्य प्रदेश की सरकार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। पहले कहा जा रहा था कि 16 तारीख से पहले हो जाएगा सब कुछ, अब कहा जा रहा है कि राज्यपाल तो 19 तारीख तक प्रदेश के बाहर ही हैं। किसने कहा उपर्णा जी आपको? देखिए ये सब कयास हैं, और कयास दिन प्रतिदिन बदलते हैं। तो मुझे लगता है कयासों से राजनीति नहीं होती है,
चर्चा जरूर हो सकती है। ठीक है सर, एक बात बता दीजिए। अपनी गति से चलती है, सरकार भी तो अपनी गति से बात बता दीजिए सर, और समय सीमा में आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे अपर्णा जी, बहुत जल्दी मिलेंगे। एक अच्छा अनुभवी मंत्रिमंडल आपको दिखाई देगा। बिल्कुल, आपने सही कहा कि सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन टाइमिंग भी होती है ना। मोदी की गारंटी भी, जो गारंटी को लेकर गारंटी दी गई थी, उन तमाम कामों को भी पूरा करना है। खैर, मैं आगे बढ़ते हुए यहां पर रमाकांत जी आपसे समझना चाहूंगी, जो ये देरी हो रही है, क्योंकि राजनीतिक पार्टी आपकी भी है, हालांकि वो कह रहे हैं कि सीएम का विशेष अधिकार है, क्या लग रहा है देरी क्यों हो रही होगी? रमाकांत जी, आवाज नहीं आ रही है क्या आप तक? नहीं सुन पा रहे हैं शायद। दिनेश जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? सर, क्या लग रहा है जातिगत समीकरणों को साधने के लिए डॉक्टर मोहन यादव के नाम पर चयन होता है, मोहर लगती है। अब क्या उन्हीं जातिगत समीकरणों को साधने में ही इतनी उलझन हो गई है, कितनी देरी हो रही है? देरी नहीं, ऐसे देख रहे हैं कि भारत। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है अपर्णा आपको मेरी? जी जी, अब आ रही है जी सर। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने 3 राज्यों के मुख्य व्यस्त थी, आज राजस्थान का मामला निपटा शपथ का, आज से ये मानिए कि जो पहले छत्तीसगढ़ की लिस्ट आएगी, वहां ये है कि सर ग्लिच है कुछ, सर कोई ग्लिच है। आपकी आवाज, जो कनेक्शन है, ब्रेक हो रहा है बीच बीच में, आवाज नहीं आ पा रही है स्मूथली। जी, अब आ रही है आवाज, अपर्णा जी आ रही है आवाज। दिनेश जी, लौटूंगी मैं आपके पास, आपकी जरा आवाज जो क्यों नहीं आ रही है उस ग्लिच को दुरुस्त करवाते हैं। रमाकांत जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ जी, आवाज आ रही है। रमाकांत जी, अनुशासन को लेकर बीजेपी सभी को ये नसीहत भी देती है और खुद को दिखाती भी है कि उसकी पार्टी में सबसे ज्यादा अनुशासन का पालन किया जाता है। उसकी पार्टी में जो फैसला, बीजेपी के अंदर जो फैसला होता है, पार्टी का हर सिपाही उस फैसले को मानता है। लेकिन कैबिनेट विस्तार को लेकर भी यहां बीजेपी के प्रवक्ता हमें कह रहे हैं कि थोड़ा संयम रख लीजिए तमाम लोग, जल्द ही वो कैबिनेट की तस्वीर भी सबके सामने होगी, क्योंकि आप भी एक राजनीतिक पार्टी के नुमाइंदे हैं। क्या लगता है आपको कि आखिर इस देरी की वजह क्या है? देखिए अपर्णा जी, इस देरी की वजह तो जो भी हो, समय रहते निश्चित है कि कैबिनेट विस्तार भी हो ही जाएगा। जब नए व्यक्ति को मुख्यमंत्री इन्होंने बना दिया है और इतना अनुशासन है पार्टी में, तो कैबिनेट विस्तार भी हो जाएगा। असली कहानी कैबिनेट विस्तार की नहीं है, असली कहानी जनता से किए हुए वादों की है, जो मोदी जी की गारंटी है, जो बीजेपी का संकल्प पत्र है। असली कहानी तो उसकी है कि 2700 रुपए में किसानों का गेहूं बिकेगा कि नहीं बिकेगा, 3100 रुपए में धान बिकेगी कि नहीं बिकेगी, एमएसपी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एमएसपी पे बोनस की व्यवस्था होगी कि नहीं होगी। और असली कहानी तो यह है कि चुनाव जीतने के लिए इन्होंने बड़े बड़े वादे जो कर दिए थे कि हर घर से एक व्यक्ति को, एक युवा को रोजगार या रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, तो क्या सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। असली कहानियां तो ये हैं। कैबिनेट विस्तार ये कर ही लेंगे, आज नहीं तो कल कर ही लेंगे, लेकिन असली कहानी ये है कि जो इन्होंने जनता से वादे किए थे, जो मोदी जी ने गारंटियां दी थी, पहली बार बीजेपी ने गारंटी दी थी, क्या ये पूरा होगा? क्योंकि एक वीडियो आप सबने सुना होगा माननीय गृह मंत्री जी का, जिसमें उन्होंने कहा था कि 15 लाख के सवाल पर तो उन्होंने ये कहा था कि ये चुनावी जुमला है। तो ऐसा ना हो कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का संकल्प पत्र चुनावी जुमला निकल जाए। असली कहानी ये है। कहानीकार निकल गए रमाकांत पटेल जी। मिलन भार्गव जी, सुना आपने? दिनेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी अभी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पहुंच रही है अपर्णा जी सर। अपर्णा, आपका कोई सवाल? सर वही सवाल था मेरा सर, जो देरी के पीछे आप क्या समझ पा रहे हैं, क्या वजह रही होगी? नहीं, देखिए, मैं ये समझ रहा हूँ, जनता पार्टी जिस इवेंट प्लान करती है राज्यों में, अब इसके बाद उससे थोड़ा सा अब वो विचार करेगी कि किस करना है किसी नहीं। देखिए, मध्य प्रदेश हो या जो है कहीं और,
तीन राज्यों का एक साथ पार्टी करेगी। एक राज्य का होता तो शायद अब तक मसला हल हो गया। इस तरह से केंद्रीय नेतृत्व ने सारी चीजें अपने हाथ में ली, उसमें मुख्यमंत्री या राज्य इकाई का बहुत ज्यादा जो भूमिका उतनी हुई नहीं। उनकी ये हो सकती है कि कोई नाम वो सजेस्ट कर दे, अन्यथा जो पार्टी ने स्क्रिप्ट तय कर रखी है उसके अनुसार अभी जो है आपको ये मानिए कि 18 तारीख से विधानसभा, हाल फिलहाल कोई आसार दिख नहीं रहे कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। ये हो सकता है आगे और भी टल जाए कि पहले वो शपथ करा लेंगे, अभी वो एक मुख्यमंत्री से ही वो शपथ अपनी चलाएंगे उसी से, कि उनको सरकार चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। बेचैनी है मंत्रियों में, इन्हें मंत्री नहीं बनना है, सीनियर मिनिस्टर है, किसी और अपेक्षा से मध्य प्रदेश में आए थे, उनका पक्ष शायद पार्टी सुन चुकी है कि भविष्य के बारे में क्या करना है, उनको एक निर्णय नितेंद्र सिंह लेना है। राठौर जी भी जुड़ गए हमारे साथ, कांग्रेस के नेता भी हैं, विधायक भी हैं, और हमारे साथ रविंद्र दुबे जी भी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। नितेंद्र जी, सवाल यहां पर इसी बात का हो रहा है कि मंथन तो हर कोई अपने अपने खेमे में कर रहा है। कांग्रेस पर पहला सवाल मैं नहीं लूंगी क्योंकि फिर आप लोग कहते हैं कि डिबेट किसी और विषय पर थी, आप कूद पड़ी कांग्रेस पर। क्या लग रहा है सीएम डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट को लेकर, कौन होगा कौन नहीं होगा, जो ये देरी हो रही है उस देरी के पीछे क्या कहेंगे आप? हालांकि आपकी पार्टी के तो एक नेता कह रहे हैं कि पर्ची का इंतजार हो रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी को मैं बधाई देना चाहता हूं, और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि 3 तारीख को नतीजे मध्य प्रदेश के आ गए थे और 3 तारीख के से आज 12 दिन हो गए हैं, 15 तारीख आ गई है और अभी तक इनका मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। मेरा कहना है कि ये 12 दिन अति महत्वपूर्ण हैं और जितने दिन इसमें निकल रहे हैं, जितनी देरी हो रही है, ये हमारे मध्य प्रदेश की जनता का नुकसान है और हमारे मध्य प्रदेश का नुकसान है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में जो बातें थी, जनता इसका इंतजार कर रही है कब भारतीय जनता पार्टी उन वादों को पूरा करती है, और इस तरीके से दिन ब दिन निकलते जाएंगे तो जनता का नुकसान होता जाएगा। मैं बुंदेलखंड प्रांत से आता हूं और बुंदेलखंड में आज अभी से ही समस्या बिजली की, खाद की बहुत अत्यधिक हो गई है और उस तरफ किसी की कोई सुनवाई नहीं है। तो मेरा आग्रह है केंद्रीय जो नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के हैं, क्योंकि उन्हीं को सब कुछ करना है, उन्हीं ने मुख्यमंत्री बनाए हैं, तो वो जल्दी से जल्दी इस पर निर्णय लें जिससे हमारे मध्य प्रदेश की और बुंदेलखंड की जनता का नुकसान ना हो। यही मेरा आग्रह है उन सबसे। रविंद्र जी, क्या वाकई इससे नुकसान हो रहा है जितनी देरी हो रही है, या इतना स्पेस तो हमें देना चाहिए? एक नए मुख्यमंत्री को बनाया, युवा मुख्यमंत्री को बनाया, तो उस युवा के साथ साथ किस तरह की टीम को दिया जाए। देखिए, विधानसभा चुनाव लड़ाने के लिए बहुत सारे वरिष्ठों को चुनाव मैदान में उतार दिया। अब इस बीच के सामंजस्य बिठाने के लिए एक नया गणित भी आ रहा है। जिस तरीके से जातिगत जनगणना विपक्ष ने मुद्दा बनाया था, उस मुद्दे के साथ साथ अब जात के समीकरण को साधने के लिए बीजेपी को सारी जोड़ तोड़ करना पड़ रही है। यदि ओबीसी मुख्यमंत्री बना दिया और 2 उप मुख्यमंत्री बना दिए, एक ब्राह्मण है, दूसरा आदिवासी है, तो अब उसके बाद अन्य जातों को साधने के लिए भी 35 जो मंत्री बनना है, उस 35 में से 3 बन चुके हैं, अब बाकी के 32 बनना है। तो उसमें से यदि 20 या 25 का पहला खेप बनेगा तो सारी जातों को कैसे से एडजस्ट किया जाए, क्षेत्र को कैसे एडजस्ट किया जाए, संभाग को कैसे एडजस्ट किया जाए, इस एडजस्टमेंट के लिए पार्टी में कवायद चल रही है और इसी स्तर पर केंद्रीय स्तर पर निर्णय होना है। इसलिए सारे निर्णय केंद्र के सरकार को करना है। कास्ट एडजस्टमेंट भी होनी है, डेमोग्राफिक एडजस्टमेंट भी होनी है, और इसी एडजस्टमेंट के चलते ही इतना डिले हो रहा है। क्यों मिलन भार्गव जी, यही वजह है क्या? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, थोड़ा सा हमको धीरज रखने की आवश्यकता है। बहुत जल्द समय सीमा के अंदर जो संवैधानिक अधिकार मिले हैं और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है अपने योद्धाओं को उतारने का, अपनी टीम को चुनने का, तो मुझे लगता है बहुत जल्द सबके सामने होगी। सभी लोगों को उसमें स्थान सर, आप तो धीरज रखने की बात कर रहे हैं, वहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि बहुत देर ना हो जाए, लेकिन सभी प्रदेश का नुकसान हो रहा है, उसमें प्रतिनिधित्व हो। नहीं, ये वो लोग कह रहे हैं तो उनको विमर्श करना चाहिए, कैसे नुकसान हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री ने इतने बड़े संकल्प पत्र का पहला वादा पूरा कर दिखा दिया और आप चीखते चिल्लाते रह गए। आपके षड्यंत्र और प्रपंच को तो मध्य प्रदेश की जनता ने नकार दिया।
मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से निर्णय लिए गए हैं, ये सशक्त और जिस प्रकार से संवेदनशील निर्णय दिख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश की जनता जान रही है, स्वीकार कर रही है और उसने अभी अपना अभिमत दिया है। हमको ये झूठ और प्रपंच रचने वालों का अभिमत नहीं चाहिए, ना ही सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि ये तो बताएं, इनसे पूछिए नितेंद्र जी से, ये कल एक बैठक में शामिल हुए थे जिसको कहा गया था कांग्रेस विधायक दल की बैठक, उसमें कमलनाथ जी स्वयं इनके नदारत रहे, जो पीसीसी चीफ हैं। आखिर क्या वजह है कि इतनी हताशा निराशा में घिरे कमलनाथ जी अब बैठक में आना बंद कर देंगे? मतलब पीसीसी में ताला लग रहा, ठीक है, शाम को ताले लग जाते हैं जल्दी, ठीक है, अब ना उसको चलाने वाला है ना संचालन करने वाला है, लेकिन आपका प्रभारी आता है जो जनता को राक्षस कहकर इस चुनाव का प्रतिनिधित्व करता है, उस बैठक में आप नदारत रहते हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करता कौन है? पूछिए तो इनसे, कौन नेतृत्व करता, कौन नेता प्रतिपक्ष? आपको नेता प्रतिपक्ष तो चुन दीजिए साहब, जो आपकी बात रखेगा। नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए तो आपने फैसला एक लाइन का दिल्ली पर छोड़ दिया और सवाल बीजेपी की सरकार पर है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की यह खास बात है कि इनसे कोई सवाल करो तो ये दूसरे सवालों में उलझाने का प्रयास करते हैं। मैंने इससे पहले भी बोला कि जब 12 दिन हो गए हैं और इस 12 दिन से जो मध्य प्रदेश का नुकसान हो रहा है, इसके बारे में चिंतन करने की बजाय इन्होंने गोली कांग्रेस के ऊपर ही फेंक दी। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये कास्ट की बात कर रहे हैं कि कास्ट का संतुलन बनाना है, पर कास्ट संतुलन चक्कर में कहीं मध्य प्रदेश में जो जनता का संतुलन इनका ना आगे गड़बड़ हो जाए, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, कुछ ना कुछ चीजों में उलझा रहे हैं और जनता का नुकसान ही अगर करेंगे तो आने वाले समय में लोकसभा में इनको भी इसका जवाब मिलेगा। इसलिए मेरा आग्रह है कि जनता की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि जो मुद्दे थे, युवाओं के रोजगार के मुद्दे थे, भ्रष्टाचार के मुद्दे थे, इस पर ध्यान दें। नहीं, एक ये सबसे बड़ा मुद्दा आज पूरे बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश का है कि नौजवान जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनके रोजगार, और घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी की जो तमाम बातें हैं, ये सब बातें तभी हो सकेंगी जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इसलिए मेरा आग्रह है कि इसमें जल्दी करें, जनता का नुकसान ना होने दें, और जनता का नुकसान यदि होगा तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के साथ जो हुआ हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में कहीं ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी भी नुकसान ना खा जाए। इसलिए मेरी सलाह है कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्दी होना चाहिए, जिससे हमारे प्रदेश की जनता का नुकसान ना हो। ठीक है रमाकांत जी, क्या आपकी भी कोई सलाह है, क्या कोई आग्रह है आपका भी? देखिए अपर्णा जी, मेरा तो एक ही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को लंबे समय से मध्य प्रदेश के लोगों ने चुना है, और इस बार फिर से मध्य प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पे अगर विश्वास जताया है तो भारतीय जनता पार्टी को भी ईमानदारी के साथ में अपने संकल्प पत्र में दिए हुए वादों को पूरा करना चाहिए। किसानों को जो एमएसपी पे बोनस की बात की गई है, या गेहूं और धान की खरीदी के दाम की बात की गई है, चाहे बेरोजगार युवाओं को रोजगार की बात की गई है, और चाहे 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात की गई है, तो मैं कल ही गैस सिलेंडर की बुकिंग करूंगा, पता चल जाएगा कि 450 में मिल रहा है या कितने में मिल रहा है। तो मेरा निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे, जो अभी पूरे किए जा सकते हैं, जो अभी पूरे किए जा सकते हैं, वैसे तो सारे वादे अभी पूरे किए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की ही मध्य प्रदेश में सरकार है, तो इनको दोषारोपण करने के लिए कोई जगह नहीं है कि हम दोष मढ़ें कि इनकी सरकार थी, उन्होंने ऐसा किया था इसलिए ऐसा हो रहा है। जो मध्य प्रदेश के अंदर कर्जा है, मिलन जी, इसीलिए सवाल भी उठ रहे हैं ना, एक दिन का बच्चा इतने लंबे समय से आप ही की सरकार रही, वापस आपको जनादेश मिला है और तमाम वादे भी आपने किए, जिस तरह रमाकांत पटेल जी कह रहे हैं कि वो तो इंतजार कर रहे हैं कि वादे कब पूरे होंगे। अब आप मत कह दीजिएगा कि धीरज रखिए अपर्णा जी। मिलन जी, आवाज नहीं पहुंच रही क्या अब तक मेरी? सर जी अपर्णा जी बताइए, सवाल करिए आपका। रमाकांत जी को सुना आपने? देखिए, रमाकांत जी को यह ध्यान करना चाहिए कि उनका झूठ प्रपंच जिस प्रकार से दिल्ली में चलाने का प्रयास किया, आधी की आधी सरकार जेल की हवा खा रही है, जमानत करने के लाले पड़े हुए हैं। इन्होंने अपने प्रत्याशी जिस झूठ प्रपंच पर खड़े किए थे, वोट काटो पार्टी की, जमानत जब्त हो गई। पूछिए एक भी प्रत्याशी यदि जीत कर आया हो, जिस शगुफे के साथ ये मध्य प्रदेश में राजनीति करना चाहते थे, मुंह की खा चुके हैं। ये किस प्रकार से विपक्ष की बातें कर रहे हैं, इनसे पूछिए कि मनीष सिसोदिया जी की जमानत कब होगी, सत्येंद्र जैन जी की जमानत कब होगी,
कब जेल जाएंगे अरविंद केजरीवाल, इनसे तो ये पूछिए। ये इनका अधिकार क्षेत्र है, अपने अधिकार क्षेत्र में रह के बात करिए। ये जनता से चुनी हुई सरकार है, विश्वास मत के साथ आइए, पूर्ण बहुमत के साथ आइए। आपको तो विपक्ष में सर तभी तो दबाव ज्यादा है, तभी उम्मीदें ज्यादा हैं, भी आपको जगह नहीं मिली। इतने बड़े जनादेश के साथ सरकार आई है, तो आपको पहले इंतजार, फिर सवाल उठाइए हम पर। रमाकांत जी जल्दी से बोल दीजिए, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। देखिए अपर्णा जी, आम आदमी पार्टी के जितने भी नेताओं को ये जेल में डालना चाहें डाल सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने काम करके दिखलाया है, जनता के लिए हम काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम काम करते रहे हैं, दिल्ली में करके दिखलाए हैं। जो जो वादा किया था हमने, एक एक वादा पूरा करके दिखलाया है। पंजाब में हमने जो जो वादे किए थे, एक एक वादा पूरा किया है। अब ये हवाला देते हैं कि इनके नेता तो जेल में है। अरे भाई, पीएमएलए कानून के तहत, पीएमएलए कानून के तहत आप चाहे जिसको जेल में डाल दो, बिना गिनती हुए आप जेल में डाल दो। जब तक न्यायपालिका पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जब तक देश की न्यायपालिका में भ्रष्ट है आपके हिसाब से, आप भ्रष्टाचारियों को बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये सवाल तो आप पर खड़े हो रहे हैं। और मैं विश्वास के साथ बताता हूं, वोट कितने पहले बता दीजिए, हमको भरोसा है। आपकी जमानत जब्त क्यों हुई मध्य प्रदेश में? हमारे एक नेता कट्टर ईमानदार है, वो भाजपा में नहीं गए, तब भी हवा खा रहे हैं की, वो भाजपा से नहीं डरे, इसलिए जेल में है। आम आदमी जनता की गाड़ी कमाई को 50 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल ने अपने घर के पर्दे और बाथरूम में लगाए। मध्य प्रदेश नहीं, दिल्ली की जनता ने भी देखा है। आने वाले चुनाव में दिल्ली भी जवाब देगी आपको। अरे सर सुन लीजिए सर, धैर्य रखिए पटेल साहब, दिल्ली की बात नहीं हो रही है ना, दिल्ली से उस फैसले पर हरी झंडी कब आएगी और फैसले का सर भोपाल में कब देखने को मिलेगा, उस पर बात हो रही है। ठीक है दिनेश गुप्ता जी, ना डरते हैं ना झुकते हैं, इसलिए जेल जाना पसंद करते हैं। सर हो गया, ठीक है दिनेश गुप्ता जी। सर सवाल यहां पर यह भी है कि क्या बीजेपी एक बार फिर से चौंकाने वाली है? जिस तरह से सरप्राइज पहले भी दिया पार्टी ने मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, राजस्थान के अंदर, क्या यहां भी कैबिनेट को लेकर भी आकार हो या कैबिनेट के अंदर कौन कौन चेहरे हो, इनको लेकर भी चौंका देगी बीजेपी? चौंकाने वाली स्थिति इसीलिए देरी हो रही है। यदि वही पुराने चेहरे होते तो शायद अब तक वो तय कर देते कि वही वित्त मंत्री जयंत मलैया होंगे या वही नागेंद्र सिंह भार्गव। कोई ना कोई पार्टी इस विषय में विचार मंथन कर रही है कि उसे आगे की जो टीम यादव जी का चलिए आगे 10-20 साल की रहेगी, इसी तरह से मंत्रियों को भी उसी हिसाब से वो चयन करने में। रविंद्र जी एक फाइनल कमेंट आपसे भी सर, क्या जो माननीय दिल्ली से भोपाल बुलाए गए थे अब उनको किस तरह से एडजस्ट किया जाए, क्योंकि वो सीनियरिटी में कई ज्यादा अनुभव रखते हैं लंबा, क्या वो भी यहाँ पर सरदर्द बने हुए हैं, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, जिस तरीके से वरिष्ठ लोगों को विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया था और 2 केंद्रीय मंत्रियों से इस्तीफा भी ले लिया गया, तो इस इस्तीफे के बाद जो लोग बचे हैं उनको एडजस्ट करने के लिए सबसे बड़ा संकट ये कि आपने मुख्यमंत्री एक कनिष्ठ आदमी को बना दिया है, जूनियर आदमी को बना दिया है, व्यक्ति को बना दिया है। तो जूनियर व्यक्ति 3 बार का विधायक और पहली बार मंत्री बने थे और उन्होंने सीधा मुख्यमंत्री बना दिया। इसकी वजह से अब उनसे वरिष्ठ लोगों को यदि मंत्रिमंडल में ले लिया जाता है तो जब कैबिनेट की बैठक होगी तो कोई भी दिशा निर्देश अपने वरिष्ठों को कैसे देंगे, इस सवाल को का हल भारतीय जनता पार्टी को खोजना है। और उन जो वरिष्ठ लोग हैं उनको अगली भूमिका क्या दी जाए। क्या 3 महीने बाद लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो क्या लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा उन सबको, या कहीं संगठन में अन्य कोई भूमिका दी जाएगी? ये बड़ी चुनौती है जो 24 का रण है, उससे पहले किस तरह से बैलेंस बनाया जाए, वो भी बड़ी चुनौती है यहाँ पर। नितेंद्र जी आपने क्योंकि बीच में हाथ उठाया था कुछ कहने के लिए, सर पहले आप कह लीजिए फिर मैं सवाल पूछती हूँ आपसे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से मुख्यमंत्री की घोषणा की तो तमाम बड़े बड़े नेताओं को उससे झटका लगा। मेरा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी से कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी के और वरिष्ठ नेता हैं उनको इतना झटका मत दीजिए, उनका ब्लड प्रेशर इतना मत बढ़वाइए, जल्दी फैसला करा दीजिए जिससे उनकी दिल की धड़कनें जो है बिल्कुल नियमित रूप से और संतुलित रूप से चलती रहें, क्योंकि उनको तमाम परेशानियां हैं। बेचारे नए नए कुर्ते बना के अपने बैठे हुए हैं और कहीं अगर उनको लग रहा है कहीं उनका पत्ता न कट जाए, इसलिए जल्दी फैसला कराइए जिससे हमारी जनता का भी कल्याण हो और उन वरिष्ठ नेताओं का भी कल्याण हो। सर उनके कुर्ते और जैकेट पर सवाल कर रहे हैं, आपके यहाँ तो होर्डिंग एक दिन पहले लग गया था नतीजा आने से पहले ही। खैर, लेकिन मिलन भार्गव जी इतने सीनियर्स क्यों हैं भाई आपके यहाँ?
क्लास में इतने सीनियर्स हो गए, मॉनिटर किसे बनाया जाए वो तो फैसला हो गया, लेकिन अब बाकी के डिपार्टमेंट कैसे एडजस्ट करेंगे आप महाराज? इसी में देरी हो रही है क्या? वापस से घूम कर वही सवाल। भारतीय जनता पार्टी का यही तो खासियत है कि हमारे यहाँ नेताओं की कमी नहीं है। हमारे यहाँ सशक्त नेतृत्व कई जगह हर जगह खड़ा हुआ है। जिस प्रकार से हर विधानसभा में हमारे प्रत्याशी चयनित होकर आए हैं, अभिमत पाकर आए हैं, इससे विचलित होकर तमाम विपक्षी पार्टी किस प्रकार से ये मैदान छोड़ चुके हैं। चुनाव के बीच इनके तमाम नेता, नितेंद्र से पूछिए कि चुनाव के बीच दिग्विजय सिंह जी ने आखिर आतंकी संगठन पीएफआई का समर्थन करके कौन सा आपका साथ दिया? आपके ही नेताओं ने सनातन को जिस प्रकार से एड्स का उसका खामियाजा आपका दल गुजर रहा है। मिलन भार्गव जी, इंतजार तो हर कोई कर रहा है, प्रदेश की आवाम भी कर रही है, तमाम राजनेता भी कर रहे हैं कि आखिरकार सीएम डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट में कौन कौन होगा, किस तरह से आप लोग इस फॉर्मूले को निकाल कर लेकर आते हैं बाहर, ये भी देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। मध्य प्रदेश की महाडिबेट में हमने सवाल उठाया, जवाब ढूंढने की भी कोशिश की, खबरें लगातार जारी हैं। फिलहाल इस डिबेट में मेरे साथ इतना ही। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी पुनीत। मैं डॉक्टर मोहन यादव